स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने बात की थी कि किस किस अलग अलग तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा होते हैं और हमने उनको एक एक करके पढ़ना। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब और हमने ये पढ़ा था किसमें लाई करता है, माइक्रोवेव रीजन में। उसको पढ़ने से पहले हम तीन बातें ध्यान रखेंगे। वो क्या है, जब भी हम किसी स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। वो तीन चीज़ें क्या होती है, एक होता है क्या, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, पहली ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आती है सिलेक्शन रूल्स और तीसरी चीज़ आती है पॉपुलेशन रेशियो। पहले हम इन तीनों को समझते हैं। ध्यान दो जरा, क्या पहले है बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। उसमें बेसिकली बात क्या आती है, हमारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, चाहे वो रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, कोई भी एनर्जी लेवल। तो हमारे पास स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन दीज एनर्जी लेवल। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी। जब भी किसी दो एनर्जी लेवल्स की हम बात कर रहे हैं और उसमें ट्रांजिशंस हमें करवानी है, तो ऑफ कोर्स आने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी शुड मैच विद द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स जिसमें ट्रांजिशन होनी है। मतलब डेल्टा ई दैट इज एनर्जी डिफरेंस शुड बी इक्वल टू आने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, तभी ट्रांजिशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये हमारे पास क्या होता है, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। दूसरी चीज आती है क्या, सिलेक्शन रूल। देखो सिलेक्शन रूल बेसिकली क्या होता है, देखो किसी भी अगर मैं स्पेक्ट्रा की बात करूं, वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन होती है। हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं और उन इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशंस होते हैं, अब्जॉर्प्शन होती है, एमिशन होती है। तो उसमें से ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजिशंस ज़्यादा इंटेंसिटी वाली होती है, कुछ कम इंटेंसिटी वाली होती है, कुछ अलाउड होती है, कुछ फॉरबिडन होती है। तो इसको चेक करने के लिए होता क्या है, हर एक स्पेक्ट्रा में एक पर्टिकुलर रूल बनाया जाता है, दैट इज सिलेक्शन रूल, जो हमें बताता है कि इस स्पेक्ट्रा को शो करने के लिए मॉलिक्यूल के पास इस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इस स्पेक्ट्रा को शो करने के लिए मॉलिक्यूल के पास इस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? तो ये हमारे पास क्या रहता है, सिलेक्शन रूल, जो अलग अलग स्पेक्ट्रा के लिए हम पढ़ते हैं। अब बात क्या आती है, सिलेक्शन रूल भी दो तरीके से हम पढ़ते हैं। एक होता है ग्रोस सिलेक्शन रूल, एक होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन। ग्रोस सिलेक्शन रूल जो वो थ्योरेटिकल है, मतलब ये हमें बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा, उसको शो करने के लिए मॉलिक्यूल इस तरह का होना चाहिए। मतलब मॉलिक्यूल के पास ये प्रॉपर्टी होगी तब वो ये स्पेक्ट्रा शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे सपोज प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, हम उसमें कहते हैं मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। तो हम मॉलिक्यूल के बारे में बता रहे हैं कि अगर वो है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे ये जो होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, उसमें हम कहते हैं मॉलिक्यूल के पास चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, मतलब डाइपोल मूवमेंट चेंज हो रहा होगा तब वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दिस इज ग्रोस सिलेक्शन रूल। फिर आता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल बेसिकली जब हम बात करते हैं वहाँ पे हम ये बताते हैं, जो भी ट्रांजिशन का रेट होता है या जो भी ट्रांजिशंस होती हैं उनमें कुछ ट्रांजिशंस अलाउड होती हैं, कुछ फॉरबिडन होती है। वो ग्रोस में भी रहता है। अलाउड का मतलब जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज़्यादा है। फॉरबिडन का मतलब जिनकी नंबर ऑफ ट्रांजिशन कम है, मतलब लेस इंटेंसिटी वाले। देखो फॉरबिडन का मतलब कभी भी नहीं होता कि ये नहीं हो रही, फॉरबिडन का मतलब हो रही है बट इंटेंसिटी कम है, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कम है। अलाउड का मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज़्यादा है इसलिए इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो ग्रोस के अकॉर्डिंग में अलाउड फॉरबिडन होते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को देख के बताते हैं। स्पेसिफिक हम बताते हैं
इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर। जैसे सपोज प्योर रोटेशनल में हम क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं जे, तो हम कहते हैं जिसमें डेल्टा जे प्लस माइनस 1 होगा वो हमारे पास प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर हम बताते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने पे क्या चेंज होगा क्वांटम नंबर के अंदर, उस बेसिस पे हम अपना सिलेक्शन रूल बताते हैं। जैसे प्योर रोटेशनल का अलग है, वाइब्रेशनल का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक का अलग है। इस तरह से हम अलग अलग स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल बताते हैं। तो क्वेश्चन है सिलेक्शन। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन रेशियो। देखो पॉपुलेशन रेशियो बेसिकली हमें क्या बनाती है। देखो अब होता क्या है, दो एनर्जी लेवल्स की अगर मैं बात करूँ, ऑफ कोर्स कुछ पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन का मतलब एक एनर्जी लेवल में पार्टिकल्स का होना, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हमें उसकी पॉपुलेशन बताते हैं। अब मान लो इनिशियल है, फाइनल है, दोनों में 10-10 पार्टिकल है, ट्रांजिशन नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, जब दोनों की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, जैसे सपोज इनिशियल में मैंने कहा 19, फाइनल मैंने कहा 10, तो एक्स्ट्रा 9 है इनिशियल में, तो वो जो 9 एक्स्ट्रा वाले हैं वो ट्रांजिशन करने के लिए अब ऊपर जाएंगे। तो होता क्या है, एक पर्टिकुलर हमारे पास पॉपुलेशन होनी चाहिए इनिशियल लेवल में जो हमारी ट्रांजिशन को इनिशिएट करवा सके। समझ रहे बात को। तो होता क्या, हमारे पास किसी भी लेवल, मान लो एन आई सम, ith सम लेवल की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो वो क्या होता है, जी आई ई पावर माइनस ई आई बाय के। एन आई मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट लेवल, जी आई का मतलब होता है डीजेनरेसी ऑफ दैट लेवल। मतलब क्या हमारे पास उस एनर्जी वाला और भी लेवल प्रेजेंट है, ठीक है। ई पावर माइनस ई आई बाई के टी, ये क्या होता है, एनर्जी ऑफ दैट लेवल। तो यहाँ पे बेसिकली बात क्या आती है, एन आई इज इक्वल टू जी आई ई की पावर माइनस ई आई बाय के टी। किसी भी लेवल के लिए हम पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं इस एक्सप्रेशन से। अब मान लो मेरे पास दो लेवल हैं जिसके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, एक आई एक जे, जे के लिए भी यही सेम एक्सप्रेशन हो जाएगा। बोल भाई, अब हम क्या करते हैं, टी मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आते हैं क्या, पॉपुलेशन रेशियो। पॉपुलेशन रेशियो का मतलब क्या, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो एन जे बाई एन आई कर दो, बचेगा क्या, जी जे जी आई ई की पावर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर है ई जे माइनस ई आई बाई के टी। तो अब हमारे पास जो भी दो लेवल्स इन्वॉल्व हैं इन ट्रांजिशन, उन दो लेवल्स की पॉपुलेशन रेशियो को हम इस एक्सप्रेशन से पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास ये डीजेनरेसी है, ये है पॉपुलेशन रेशियो। तो ये बेसिकली हेल्पफुल रहती है किसके लिए, टू डिटरमाइन वेदर ट्रांजिशन हो रही है या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या रहता है इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजिशन। समझ रहे हो। तो ये हमारे पास क्या था कि किस तरह से हम बेसिकली किसी भी स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में, इसको रब कर देती हूँ। अभी हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे, प्योर रोटेशनल हमने नहीं शुरू किया। तो देखो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम इस सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं एज अ रिजिड रोटर, जो हमने बात क्वांटम मैकेनिक्स में भी की थी, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, एटम्स की बात नहीं हो रही, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल का केस लेके चल रहे हैं क्योंकि वो सिंप्लीफाई होता है, सिंपल होता है, हम उसको बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, उसको जनरलाइज कर देंगे ओवर ऑल द मॉलिक्यूल। ठीक, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल केस में बढ़ते, तो हमने वहाँ पे रिजिड ऑर्डर के केस में एनर्जी की बात की थी। तो एनर्जी वहाँ पे क्या आई थी, h²/2i J+1। ध्यान देना, अगर याद हो क्वांटम मैकेनिक्स का वो लेक्चर रिजिड रोटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने क्या कहा था, हम वहाँ पे L की जगह J कर देते हैं, क्योंकि हम L को एज अ क्वांटम नंबर यूज कर चुके होते हैं। तो J को हम एज अ रोटेशनल क्वांटम नंबर यूज करते हैं, और एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, h²/2i J+1। और h को h/2 करेंगे तो हमारे पास h²/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, h²/8π²i। ठीक है, और साथ में J+1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम इस कांस्टेंट क्वांटिटी, ये जो है ना h²/2i, इसको b नाम दे देते हैं। b क्या होता है हमारे पास, रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, Bj+1, बार बार Bj+1 एनर्जी। ठीक है, किसी भी रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी होती है क्या, Bj+1। B होता है रोटेशनल कांस्टेंट, J होता है रोटेशनल क्वांटम नंबर। और यस, J की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसका मतलब अगर मैं J0 पुट करूं तो एनर्जी 0 आएगी। इसका मतलब रिजिड रोटर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे 0 एनर्जी भी अलाउड। अगर आपको याद हो हाइड्रोजन एटम, और हमने 1D बॉक्स की बात की थी, और SHO की, वहाँ पे 0 एनर्जी, चाहे हम रोटेशनल क्वांटम जो भी क्वांटम नंबर था उसकी लोवेस्ट वैल्यू पुट करते थे, एनर्जी 0 अलाउड नहीं थी। बट यहाँ पे 0 एनर्जी अलाउड होती है। क्यों, क्योंकि एनर्जी 0 होने पे साइज 0 नहीं होता था इसका, आपको ध्यान हो ना। तो ये था 1/√2π e⁻i/10π। तो यहाँ पे क्या था, एनर्जी 0 होने से वेव फंक्शन 0 नहीं हो रहा था, बट जबकि बाकी केस में एनर्जी 0 होने से वेव फंक्शन 0 होता था, इसलिए हम वहाँ बोलते थे एनर्जी 0 नॉट अलाउड। बट रिजिड रोटर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे 0 एनर्जी जो है वो अलाउड होती है। ठीक है, देखिए ये वैल्यू रहती है। अब b क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू क्या है, h²/2i। ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर मैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं, वहाँ पे यूनिट्स बहुत मैटर करती है। यूनिट्स की में जूल आ जाता है, सेंटीमीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको कौन सी यूनिट में करना है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो पी की यूनिट्स इन जूल हमने लिखा h²/2i, मतलब जूल्स के अंदर आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे बी के लिए, और इवन आप ये भी बोल सकते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, अब होता क्या, कई बार ना क्वेश्चन में कुछ हमें कंडीशंस देते हैं, बताते हैं टोटल एनर्जी बताओ, और ऑप्शंस में बताए यूनिट्स दी है सेंटीमीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, जूल। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, या फिर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस यूनिट्स में बताओ, उस बेस पे हम अपना एक्सप्रेशन चूज करते हैं। चूज करते टाइम हमें बी की वैल्यू मेन ध्यान रखनी है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। J+1, क्योंकि J+1 से तो कोई यूनिट आनी नहीं, आने बी से है, इसका मतलब बी की जो यूनिट वही ई की यूनिट। अगर जूल है तो एक्सप्रेशन ये लेना। अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी जूल में है, कहीं पे भी, बी में नहीं, कहीं पे भी जूल से आपने सेंटीमीटर इनवर्स में जब भी जाना है, उस एक्सप्रेशन को HC से डिवाइड कर दो, कहीं पे भी। अगर आपको क्या करना है, जूल से सेकेंड इनवर्स में जाना है, तो क्या करो, उस एक्सप्रेशन को H से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स में। इस तरह से आप कर सकते हो। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होता है, μr²। म्यू इज रिड्यूस्ड मास, वो क्या होता है, सॉरी 1/μ आएगा यहाँ पे। 1/μ क्या आ जाता है, 1/m1 प्लस 1/m2। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, जैसे हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास 2 एटम होंगे जो आपस में जुड़े होंगे, उन दोनों में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, जिसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो I इज μr², एंड L क्या है, फॉर रोटेटिंग मॉलिक्यूल एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा, और आल्सो J की टर्म्स में ये होता है। तो हम एनर्जी को इस तरह से भी लिख सकते हैं L²/2i, क्योंकि ये सारा क्या हो जाएगा, L² और डिवाइड बाय 2i हो जाएगा। तो हमारे पास जो एनर्जी एक्सप्रेशन है दैट इज Bj+1। अब ध्यान दो जरा, क्या
मान लो अगर J0 है तो एनर्जी क्या है 0, J1 है तो एनर्जी क्या है, ध्यान देते जाओगे, एनर्जी क्या हो जाएगी 1 होने पे 1 × 1 2 भी। J2 है तो एनर्जी क्या है 2 है तो 2 × 3 6 6 भी। J3 है 12 भी। तो ये हमारे पास एनर्जी हो जाएगी। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, J की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। अब बात आती है एनर्जी गैप। तो हम बात कर रहे हैं एनर्जी गैप की डेल्टा E की, ठीक है। वो क्या हो जाएगा अपर लेवल माइनस लोअर लेवल हो जाएगा। तो ये हमारे पास काम किसका है, एनर्जी डिफरेंस का। अब ध्यान दो जरा, क्या जब हम एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2b × J+1। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। एक बार J+1 के लिए एनर्जी निकालो, एक बार J के लिए निकालो और उसका माइनस करो और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज 2b × J+1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, देखो ये किसके लिए आया है, J से J+1 के लिए 2b J+1, ठीक है। और ये J+1 मतलब हायर लेवल, तो हायर लेवल की वैल्यू यहाँ पुट करो इंटू 2b मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो एनर्जी गैप क्या होगा, हायर लेवल की वैल्यू 1 × 2b, हायर लेवल की वैल्यू 2 × 2b कितना हो जाएगा 4b, हायर लेवल की वैल्यू 3 3 × 2b। समझ रहे हो ना, मैंने कुछ नहीं किया, एक्सप्रेशन है 2b × J+1, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जा रहे हैं J से J+, इसका मतलब हायर लेवल की जो वैल्यू वो यहाँ पुट करनी है, साथ में 2 से मल्टीप्लाई 2b से मल्टीप्लाई, मैंने वही किया है। अब ये तो था हमारा एनर्जी गैप। तो हम क्या कहेंगे, जैसे जैसे J की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा एनर्जी गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ में ना एक चीज़ आती है, वो क्या, देखो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। ध्यान दो जरा, क्या जब मैं 0 to 1 ट्रांजिशन करवा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, बेसिकली एनर्जी लेवल बनाए थे J0 J1 J2 J3, एनर्जी गैप था 2b 4b 6b। तो हमें पता है जब भी हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे, जो भी उसकी लाइंस आएंगी वो ड्यू टू ट्रांजिशन आएंगी बिटवीन टू एनर्जी लेवल। इस बात को मानते हो ना, कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस आती है तो किस वजह से आती है, जब दो लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रही है। इसका मतलब अगर 0 से 1 के बीच में ट्रांजिशन हो रही होगी तो जो लाइन आएगी, इस तरह से कुछ लाइन आई, और जो भी लाइन आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्ड करती है टू दैट ऑफ एनर्जी लेवल डिफरेंस, मतलब 2b के लिए, ठीक है। इसी तरह से 1 to 2 पे जाएंगे तो 4 पे आएगी, 2 to 3 पे जाएंगे तो 6b के लिए आएगी। सिमिलरली जब आप जाते जाओगे तो इस तरह से होता रहेगा। हुआ क्या, हमें यहाँ से पता चला क्या, जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं उनके बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट रह रहा है, और वो कितना है 2b। देखो ध्यान दो, मैंने क्या कहा, J बढ़ रहा है, J बढ़ने से एनर्जीज बढ़ रही है और साथ ही साथ एनर्जी गैप बढ़ रहा है। तो मुझे पता है जब भी स्पेक्ट्रा आएगा, जो भी एनर्जी गैप होगा उस गैप के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी। इसका मतलब यहाँ 2b के कोरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन आएगी 2b पे, फिर 4b पे आएगी, फिर 6b पे। तो हमारे पास जो गैप है बेसिकली वो बढ़ता जो है सेम रह रहा है, वो भी कितना 2b। तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रल एनर्जी गैप। कई बार क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लेते हैं, आपको मॉलिक्यूल देते हैं, कंडीशन दे देते हैं और आपको स्पेक्ट्रल एनर्जी पूछा जाता है 2b। अब देखो 2b क्या था, h²/2i। तो ध्यान देना इस केस में यूनिट्स क्या हैं, अगर यूनिट्स जूल है फिर तो यही रखोगे,
सेंटीमीटर इनवर्स है तो HC से डिवाइड करना है, सेकेंड इनवर्स है तो H से डिवाइड करना है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या चीज़ सेम रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहा कि किस तरह से जो भी गैप है वो कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ, किसके केस में, बेसिकली हमारे पास रोटेशनल, जब हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं जो किसमें फॉल करता है, माइक्रोवेव रीजन के अंदर। ठीक है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो यूनिट्स हम सेकंड इनवर्स भी बना सकते हैं ना। समझ रहे मेरी बात को, मैंने क्या कहा, यूनिट्स इसकी मान लो जूल्स है। ठीक है, अगर मैं इसको HC से डिवाइड कर दूं तो सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट्स बन जाएंगी, H से डिवाइड कर दूं तो सेकंड इनवर्स। इसका मतलब जब यूनिट सेकंड इनवर्स है इसका मतलब मैं इसको फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बोल सकती हूँ। यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है तो मैं इसको वेव नंबर सेपरेशन भी बोल सकते हैं, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 2। ठीक है, तो इस चीज का मेन आपने ध्यान, भी पता है एनर्जी क्या है, PJ प्लस ई क्या है, मैं जूल्स की बात करूँ तो ये है, देखो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर, और म्यू क्या होता है बेसिकली, M1 M2 प्लस M। तो होगा क्या, बेसिकली जो आएगा क्या आता है हमारे पास, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या होता है, उनका मास, और इसमें से इसको पाने से रिड्यूस मास में चेंज आएगा, रिड्यूस मास चेंज आने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चेंज आने में बी में चेंज आएगा और बी से आई में चेंज आएगा। तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या सीखा कि देखो जो भी चेंज आता है आई, म्यू का आई के ऊपर, आई देख सकते हैं कि अगर मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा मतलब मेरे पास रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, अगर बी कम होगा एनर्जी कम हो जाएगी, तो हर लेवल की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ एनर्जी जो गैप है वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, बी इंटू जे प्लस वन। तो अगर मैं बात करूँ ऐसे ले लो, बी इंटू जे प्लस वन होता है, जैसे जैसे आई बढ़ेगा पी कम, इसका मतलब एनर्जी गैप भी कम होता जाएगा, एनर्जी गैप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कम तो एनर्जी गैप कम, इसका मतलब लेवल्स क्लोज आते रहेंगे। हमने यहाँ से क्या सीखा, जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा का इफेक्ट पड़ रहा है एनर्जी लेवल पास सारे, जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है वैसे एनर्जी गैप रहता है। तो बेसिकली होता है ध्यान में, आइसोटोप को पाने से डाइपोल मोमेंट या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या आर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मेन इफेक्ट पड़ता है रिड्यूस मास ये हमारा बेसिकली क्या हुआ आइसोटोप। नेक्स्ट आता है क्या, सिलेक्शन रूल। अब सिलेक्शन रूल में हमने वो बातें की, वो बातें कौन कौन सी, ग्रोथ सिलेक्शन रूल, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ग्रोथ सिलेक्शन रूल मैंने क्या कहा था, ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी प्रिडिक्शन। हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा सिर्फ वही अलाउड होंगे, मतलब वही रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे, अदरवाइज नहीं देते। सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रा। आपके पास आ गया N2 H2 HCl CO2, इसके पास डाइपोल मूवमेंट है, नहीं नहीं है। बेसिकली होता क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल क्या शेप है, जैसे ये है एटम बट ये लीनियर है, ओवरऑल जो है डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर बन जाता है, डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। तो वो मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, वही हमारे पास क्या होता है, रोटेशनल अलाउड होते हैं, या मैं बोलूँ रोटेशनल एक्टिव होते हैं। अदरवाइज बाकी जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है होमोन्यूक्लियर या जिनमें डाइपोल मूवमेंट जीरो
बात हुई किसकी, ग्रोथ सिलेक्शन रूल की, बात है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। तो ध्यान देना डेल्टा जे प्लस माइनस वन, डेल्टा एम जे जीरो प्लस माइनस वन, जिसके भी टर्म्स में पूछा जाए आप बता सकते हो, ठीक है। तो अगर ये चीज़ है, देखो प्लस माइनस वन का मतलब क्या है, जीरो, मान लो मैंने लिखा वन, जीरो, टू। जब भी ऑप्शन या इमिशन, मान लो चेंज यहाँ से यहाँ हो रहा है, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ से यहाँ होता है, तो चेंज डेल जे में कितना आ रहा है, माइनस जीरो वन। यहाँ चेंज कितना आ रहा है जे में, वन। यहाँ चेंज कितना आ रहा है, टू। अलाउड नहीं है, इसका मतलब डेल्टा जे प्लस माइनस डेल्टा एम जे जीरो, या किसी के टर्म्स में पूछा जाए तो आप बहुत इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे, पॉपुलेशन रेशियो। तो आपको कहा था हमने हर शिक्षा को पढ़ते हुए सारी चीजें ध्यान में रखी। हमने बातें तो कर ली, बातें किसके, पॉपुलेशन रेशियो पे। आओ जरा ध्यान दो, बेसिकली होता क्या है। मुझे पता है किसी भी लेवल के लिए क्या होता है, जीके होता है, ये आपको बताया था जब हम अगर मैं जीरो ले लूँ, हमने ये क्वांटम में पढ़ा था, तो डीजेनरेसी होती है इन केस ऑफ रिजिड रोटर, या फिर अगर मैं बात करूं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, तो वहाँ पे हमारे पास जो डीजेनरेसी होती है दैट इज 2J प्लस। ध्यान दो जरा, क्या जी नोट है मतलब जे जीरो है, तो ये डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, वन। और जे जीरो पे एनर्जी क्या होती है, जीरो, इसका मतलब ये फैक्टर वन, ये वन, तो एन नोट क्या हो जाएगा, वन। मान लो एक ये लेवल है, दूसरा लेवल है सम जेथ लेवल, एक्सप्रेशन क्या होगा, एन जे डी जे होगा। देखो डी जे क्या होता है, टू जे प्लस वन किसी भी लेवल के लिए, और ये क्या होता है, माइनस डी जे जे प्लस वन बाई के। तो ध्यान दो जरा, क्या एन जे बाय एन नोट हो जाएगा, टू जे प्लस वन पावर माइनस डी जे जे प्लस वन बाय। ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, पॉपुलेशन रेशो के बारे में। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है, वो क्या, हमारे पास पॉपुलेशन रेशो आ गई। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है, तो बेसिकली होता क्या है, जब हम ट्रांजिशन स्पेक्ट्रल लाइंस बनाते हैं ना, तो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस गैप टू भी रहता है। मान लो ये 0 to 1 के लिए आया, 1 to 2 के लिए, 2 to 3 मतलब एनर्जी लेवल, 2 4, 4 to 5, 5 to 6। हमें क्या देखने को मिलता है, लाइंस की हाइट पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, इंटेंसिटी जो है वो जैसे जैसे जे बढ़ता है पहले इंटेंसिटी बढ़ती है और फिर कम होती रहती है। हमने इस चीज को एक्सप्लेन करना, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। बेसिकली तुम्हारे पास ग्राफ ना ये कुछ ऐसा बन गया, समझे, ये ग्राफ मतलब इंटेंसिटी आपके पास ये ग्राफ आया, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, तो हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पहले एट लो वैल्यू ऑफ जे, जैसे जैसे जे बढ़ता है, तो वैल्यूज कम है, वैल्यू है, तो जैसे जैसे जे बढ़ता है में ये मान लो फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर डोमिनेट करता ओवर सेकंड। देखो इसका काम क्या है, जे बढ़ने से 2J प्लस वन बढ़ेगा, इसका काम क्या है, जे बढ़ने से फैक्टर कम होगा। बात आती है कौन कितना तेजी से बढ़ रहा है या कौन कितना तेजी से कम हो रहा है। जब जे की वैल्यूज कम होती है तो ये
डोमिनेट करता है, मतलब इसका डोमिनेट करना मतलब, है ना, मतलब इंटेंसिटी बढ़ती है, मतलब ये रेशो, ये वैल्यू बढ़ती है, पॉपुलेशन रेशो बढ़ती है। पर जैसे जैसे जे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हायर वैल्यू ऑफ जे पे, फैक्टर डोमिनेट कर जाता है ओवर फर्स्ट। का डोमिनेट करने का मतलब इसने क्या करना है, पॉपुलेशन रेशो को कम करना है। माइनस में ना, तो पॉपुलेशन रेशो कम, इंटेंसिटी कम कर देता है। इस तरह से बेसिकली हम पॉपुलेशन रेशो को एक्सप्लेन करते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ। हमें क्या बताता है बेसिकली, इस तरह से हमारे पास इंटेंसिटी पहले कम होती है और फिर सॉरी पहले बढ़ती है और फिर कम होती रहती है। एक और एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है बट स्टिल अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ जो हमने बढ़ाया है, एक हमारे पास वैल्यू है जिसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो कुछ बातें जो रह गई हैं वो क्या है, जब भी हम रिड्यूस मास निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, हमने पढ़ा था वो क्या होता है, m1 m2 by m1 plus m2। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, सपोज HCl है, हम क्या लेते हैं, m1 ले लेंगे 1 हाइड्रोजन के लिए, m2 ले लेंगे 35.5 फॉर क्लोरीन। अब वो हमने वैल्यू लिया ग्राम पर मोल में, पर जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान रखना हमेशा उसको केजी पर मॉलिक्यूल में चेंज करना है। तो डायरेक्ट आप कन्वर्जन के लिए सीधा सीधा इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है यूनिट्स कैसे करूँ कैसे नहीं, हर बार आपको इसमें चेंज करना ही करना है। ठीक है, दूसरी बात आती है नॉन रिजिड रोटर अप्रॉक्सीमेशन। देखो हमने क्या कहा, जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल का, हमने उसको कंसीडर किया एज अ रिजिड रोटर, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, जो दो एटम्स जुड़े हुए हैं बॉन्ड से, उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है चाहे वो रोटेट कर रहे हैं। बट एक्चुअली में हमने वो अप्रॉक्सीमेशन ली थी, असल में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल स्ट्रिक्टली रिजिड रोटर नहीं होता, मतलब कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जब एटम्स रोटेट करें तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है फिक्स रहे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो उनके ऊपर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ड्यूरिंग रोटेशन एटम्स दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो जाता है, वो रिजिड नहीं रह गया, अब नॉन रिजिड हो गया, कि वो जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ इलास्टिसिटी रहती है, हर बॉन्ड में इलास्टिसिटी रहती है टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक इलास्टिसिटी होती ही होती है। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ती है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है, पी की वैल्यू कम होने लग जाती है, एनर्जी कम होने लग जाती है, तो एनर्जी लेवल क्लोज क्लोज आने लग जाते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा ही होता है, जो हम ले रहे थे वो आइडियल केस था रिजिड रोटर, बट एक्चुअली में एनर्जी गैप कम होते हैं क्योंकि बी की वैल्यू कम हो जाती है, और उस केस में जो वैल्यू होती है एनर्जी की और एनर्जी गैप की वो भी चेंज हो जाती है। पहले था बीजे जे प्लस वन, अब क्या आ गया, बीजे जे प्लस वन माइनस डी जे स्केयर जे प्लस वन स्केयर। डेल्टा ई क्या था, टू बी जे प्लस वन, अब क्या हो गया माइनस फोर डी जे प्लस वन का क्यूब हो जाएगा। बी की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है और डी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है। अब यहाँ पे बेसिकली कहा क्या जाता है, जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ये फैक्टर डोमिनेट करने लग जाता है, और इसका मतलब अब हायर वैल्यूज ऑफ जे के लिए हम रिजिड रोटर वाला फॉर्मूला ना लगा के हम इस फॉर्मूले पे जाते हैं। तो आपको इतना नहीं सोचना है, जस्ट आपको ध्यान क्या रखना है, एक्सप्रेशन में चेंज आ जाता है, और साथ ही साथ एक्चुअली में वो रिजिड रोटर नहीं होता, वो क्या हो जाता है, नॉन रिजिड रोटर। ठीक है।